अब ऐसा करें, इनके साथ ज़रा शेयर कर लें, ग्रुप में भी ऐड नहीं है, क्वेश्चन शेयर कर लीजिए जी। लेक्चर नंबर बोलिए। लेक्चर नंबर क्या है? क्या? नहीं, जो पढ़ा ही नहीं तो उसको इंक्लूड कैसे करें? उसको नहीं इंक्लूड करना। 31 आप लोगों ने नोट्स प्रिंट करवाए? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के, चलिए गुड हो गया। क्या व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन आया हुआ? एक प्रिंट किसने नहीं कराया? एज एक्सपेक्टेड। मुझे पता नहीं। चलिए बस प्लीज खामोश रहे जी। हमने पहले टेस्ट देखा, कहने को तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लस इनकम फ्रॉम सैलरी का टेस्ट था, और कहने को इनकम का टेस्ट था, लेकिन छोटी मोटी तब्दीली आ गई थी जो कि आ जाती है अक्सर, मतलब हो जाता है, आगे पीछे निकल जाता है। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम सैलरी के अलावा दो हेड्स और थे, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। एंड मजे की बात, जो कैपिटल गेन और अदर सोर्स दो हेड्स थे, उन दोनों में क्या आ रहा था? लॉस आ रहा था। अब हमने जरा देखो सवाल को जल्दी से देखेंगे, जरा क्वेश्चन ओपन कीजिएगा और मुझे सिर्फ इतना बताएं कि उस बंदे का नाम क्या है? बशीर। बशीर के लिए उसने क्या रिक्वायरमेंट पढ़े? अब प्लीज शेयर कर लें आपस में, जिनके पास आपस में शेयर कर लें। पढ़ा जा रहा है? ये तो बड़ा लाइट सा है, पढ़ा जा रहा है? अच्छा ठीक है। रिक्वायरमेंट है कि टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है और लायबिलिटी भी कैलकुलेट करनी है। अच्छा, टैक्स लायबिलिटी और टैक्स पेएबल टू द गवर्नमेंट में क्या फर्क है? टैक्स लायबिलिटी तो यानी इनकम पे जो टेबल 1 टेबल 2 लग जाता है, या फिर कोई एफटीआर एनटीआर इनकम है, तो टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट अगर कोई एडवांस टैक्स है तो वो माइनस होगा। इस सवाल में था, इस सवाल में था। 12 एक नंबर पहले अपना सिक्योर कर लो। टैक्स ईयर कौन सा है? 2023। अब एक नंबर सिक्योर कैसे करना है? 21 नंबर में से आप पहले लिखेंगे मिस्टर बशीर। सेकंड में क्या लिखेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। तीसरा क्या लिखेंगे? और टैक्स पीरियड। अच्छा, क्या एंडिंग डेट लिखना जरूरी है? नहीं, एंडिंग डेट लिखना इसमें जरूरी नहीं है। अब बैंक ये 2023, यहाँ पे रुपीस का कॉल। अब सवाल पढ़ते हैं। अच्छा, सवाल हम सबने पहले पढ़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इस क्वेश्चन में बेसिकली हुआ क्या है कि इनकम फ्रॉम सैलरी भी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी है। अब मुझे ये नहीं पता कि इनकम आ रहा है लॉस है, लेकिन पढ़ के इतना पता चला कि कैपिटल गेन भी है, और मुझे साथ पता चला कि अदर सोर्स भी है। क्वेश्चन के अगर जिन्होंने कल टेस्ट में अपेयर हुए, पढ़ के ये आइडिया इंसान को हो जाता है कि कौन कौन से हेड्स की उसने टेस्टिंग की होगी। तो और इसके मैंने क्या किया, मैंने फ्रंट पेज जो खाली छोड़ दिया। वो हमेशा पेपर में क्या करूंगा, वो मेन पेज होगा वो मैं खाली छोड़ूंगा, मैं डायरेक्ट सेकंड पेज से वर्किंग स्टार्ट करूंगा। तो अब पहले एडजस्टमेंट पढ़े, माइंड रीडिंग स्टार्ट करो। मोबाइल सबका ओपन रहे, ब्राइटनेस तेज करें, पोर्ट्रेट मोड में लगाएं, सामने रखें मोबाइल को, पढ़ो दो। Bashir, senior manager at Master Limited, resigned on 31st January 2023 after completion of 3.5 years of service. During the tax year 2023, he received the following emolument from ML. ओके, अब यहाँ पे उसने कहा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3.5 years। अब कुछ बच्चों ने ये बैठ के सोचा होगा कि शायद ये 3.5 साल जो इसने काम किया है तो इसके पीछे भी कोई लॉजिक हो। आप ओपन नहीं किया सवाल और आपका? अच्छा, यहाँ 3.5 साल उस बासिर बशीर ने काम किया, तो क्या इसका कोई लेना देना था? ऐसा नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि पेपर में हर चीज रेलेवेंट भी नहीं होती। कोई बात आसान आ जाए तो हमारा माइंडसेट ऐसा बना, हम कहते हैं आई कैप तो आसान बात पूछ नहीं सकता, वो आसान बात पूछ सकता है, कुछ आपको गुमराह करने के लिए इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी दे सकता है। जैसे कि उसने बता दिया कि 3.5 साल से काम किया, हमें क्या 3.5 साल के या 30 साल किया, हमें तो गर्ज इस चीज से है कि हमारा टैक्स ईयर 2023 में उसको कौन कौन से बेनिफिट्स मिले। स्टार्ट कीजिएगा, क्या बेनिफिट्स हैं? सैलरी ऑफ रुपीज 610,000 पर मंथ, अलाउंस ऑफ रुपीज 60,000 पर मंथ। एक मिनट,
ये जो उसको सैलरी ऑफ ₹6,10,000 पर मंथ मिल रही है, मुझे बताएं 2023 में उसने रिजाइन कब किया? लिखा हुआ है यस सर 31 जनवरी। तो कितने महीने काम किया उसने? 7 महीने। तो इन बेसिक सैलरी में कितने महीने की? अच्छा जी, अलाउंस उसके बाद कौन सा? अलाउंस वाज For service of domestic servant, out of which he paid ₹36,000 per month in respect of these services. एक मिनट, अलाउंस फॉर डोमेस्टिक सर्विसेज। अब मुझे बताएं अलाउंस फॉर डोमेस्टिक सर्विसेज है कितना? 60,000। ये भी कितने मंथ का लूंगा? अच्छा, इसके लिए उसने तो पेमेंट किया? यस सर क्या पेमेंट किया? 36,000 36,000। क्या ट्रीटमेंट करो उसकी? Less करके क्या डोमेस्टिक सर्वेंट्स के केस में माइनस किया जाता था? यस सर किया जाता था? याद देखिए, याद देखिएगा। मुझे बताए पहला हेड कौन सा मेरा? इसके लिए है मेरे लिए वर्किंग नंबर। प्लीज यहाँ देखिए, नोट बाद में कर लीजिएगा। वर्किंग वन, इनकम फ्रॉम सैलरी। जी सबसे पहले क्या है उसकी में? बेसिक सवाल मोबाइल का ऊपर कर लो ना, मोबाइल भी नहीं है, इसको साथ शेयर कर लो प्लीज। सबसे पहले क्या है उसके लिए? बेसिक सैलरी बेसिक सैलरी। उसके बाद क्या है उसके? अलाउंस अलाउंस फॉर डोमेस्टिक सर्वेंट्स। यहाँ देखिएगा अलाउंस कितना, बेसिक सैलरी कितनी? 6 लाख। कितने महीने काम किया? अच्छा, अलाउंस फॉर डोमेस्टिक सर्वेंट्स कितना था? 60,000। इसके लिए उसने पेमेंट कितनी की? 36,000 मल्टीप्लाई बाय 7 ये सबसे स्मार्ट वे है इसको सॉल्व करने का। अब बताएं कितने कितने वैल्यूज कितनी आ गई? 4.27 मिलियन। एंड डोमेस्टिक सर्वर्स बताइएगा। 168,000। जी नेक्स्ट बोलिएगा। allowance equal to 5% of salary solely expended in the performance of his duties of हाँ, अलाउंस इक्वल टू 5% ऑफ द सैलरी। ओके, क्या ये अलाउंस वन ऑफ टाइप है या परसेंटेज ऑफ बेसिक सैलरी है? अलाउंस ऑफिशियल ड्यूटी के लिए हो, लेकिन एज अ परसेंटेज ऑफ बेसिक सैलरी हो तो क्या एग्जेम्प्ट होता है, टैक्सेबल होता है? टैक्सेबल होता है। मेजॉरिटी क्लास ने क्या किया होगा? तो उन्होंने आज कल घर में जाके शीशे के सामने खड़े होकर क्या किया? नहीं किया? चलिए नेक्स्ट टाइम मौका बार बार आएंगे। जी इस अलाउंस को भी ऐड करना था। अलाउंस एट द रेट 5%। किसका 5% का उसने? अब बेसिक सैलरी। अब मुझे बताओ खुदा की बताओ, जो बेसिक सैलरी थी पर मंथ वाला 5% लेता है या पूरी जो 7 महीनों की बेसिक सैलरी थी? 7 महीने की थी। 427000 into 5% कितना आ रहा था? 21। जी नेक्स्ट पढ़े। additional information on 1st July 2022 he leased a car having fair market value of ₹48 lakhs at a monthly rental of ₹120,000. He pays lease rental from his own sources but has used this vehicle for both official and personal. अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। कमेश, उसने ये गाड़ी किस पर्पस के लिए है? बोथ पर्पस के लिए। तो बोथ पर्पस के लिए परसेंटेज क्या है? 5%, 0% या 10%? 5%। अभी गाड़ी कॉस्ट वाली है, लीज वाली है? लीज वाली में तो मुझे कौन सी फेयर मार्केट वाली चाहिए होगी? जिससे पूछ रहा हूँ। जिस दिन लीज पे कितनी हो फेयर मार्केट वैल्यू? 4800,000 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5%। क्लैपिंग करें इसके लिए, मिलके क्लैपिंग करें, जोर से करें। बस अब कुछ बताता हूँ। हाँ। उसने गाड़ी खुद ली है, कंपनी नहीं लेगी। तो पहले की नहीं पता। सर आप उस सारा पूछ रहे, मुझे लगा वो कंसेप्ट चेक करे, मैंने सोचा 5%। नहीं मैं ट्रीटमेंट ही पूछ रहा था। देखें गौर कीजिएगा, गाड़ी उसको बॉस ने नहीं दी, उसने खुद ली है। ही लीज द कार। जब ही लीज द कार है तो ही लीज द कार का मतलब क्या कि मैंने खुद ली है। तुम लोग को जी यहाँ देखिएगा, बात
करिए प्लीज, लेकिन आपने एग्जामिनर को शो कराना है, कार ऑन लीज कुछ ऐड नहीं करना। नेक्स्ट पढ़ें। On 1st July 2022, 13,000 shares of ML were allotted to Bashir under an employee share scheme against the payment of rupees 30 per share. According to the scheme, he was not allowed to sell transfer the shares up to 31st of December 2022. On 31st May 2023, he sold 5,000 shares of ML at its fair market value. The fair market value of each share on different days are at different days. ठीक है, उसको उसने एम्प्लॉय शेयर स्कीम ली और शेयर्स उसने खरीदे, वो रिस्ट्रिक्शन वाले खरीदे, और रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने के बाद उसने शेयर्स बेचे। खरीदे उसने 13,000 शेयर्स हैं, बेचे उसने 5,000 शेयर हैं, कुल मिला के कहानी ये बनी। अब आप मुझे बताइए रिस्ट्रिक्शन रिलीज किस दिन हुई है? 31st मई को फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी शेयर्स की? दिसंबर, चलिए दिसंबर, जिस दिन रिस्ट्रिक्शन रिलीज हुई है उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? 90 है, 90 है ना उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू। अब जिस दिन रिस्ट्रिक्शन रिलीज होती है उस दिन हम क्या करते हैं? बेनिफिट कैलकुलेट करके कहाँ ऐड करते हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी में। अब देखिएगा, यहाँ देखिए, जी बेनिफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखते थे? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स लेस कॉस्ट ऑफ शेयर्स लेस कॉस्ट ऑफ राइट। लेकिन इस सवाल में कोई कॉस्ट ऑफ राइट है ही नहीं। अच्छा, कॉस्ट ऑफ शेयर्स कितने? शेयर्स टोटल थे कितने? फेयर मार्केट वैल्यू 13,000 शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 90। कितना बनता है? कितना बनता है? 13,000 इंटू 90 11 ओके। अब कॉस्ट ऑफ शेयर कैलकुलेट करनी थी। एक शेयर उसने खरीदा कितने का? 13,000 इंटू 30, ये कितना बनता है जी? 390,000। कॉस्ट ऑफ राइट है ही नहीं, तो बताइएगा कितना बेनिफिट इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड करूंगा? 7 लाख। एक तो ये काम हो गया। दूसरा काम क्या था? जब शेयर्स को बेचा तो वो बेचने पे रिस्ट्रिक्शन के बाद अगर बेच रहे हैं तो बेचने पे गेन कहाँ जाता है? इनकम फ्रॉम कैपिटल, तो वो बाद में उसको होल्ड पे रखा। आगे बढ़े। On 15th February 2023, he received the following payments from ML as final settlement: rupees 320,000 on account of leave encashment. ओके, बस फॉर बेनिफिट आई लीव इन कैश में 3 लाख। ये नेक्स्ट बेनिफिट बोलो। 22 lakhs under gratuity scheme approved by the board. ग्रेचुटी मिली 22 लाख की, अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। अगर ग्रेचुटी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड होगा तो इट इज एग्जेम्प्ट अप टू 3 लाख। तो 22 लाख में से कितना एग्जेम्प्ट है? 3 लाख। यहाँ देखिए, लिखेंगे कैसे? ग्रेचुटी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। अब आप सिंपल इस तरह करते हैं कि आप 22 लाख की अमाउंट लेते हैं, उसमें से 3 लाख माइनस कर दें, बाकी बचा कितना? 19 लाख को इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड कर दें। नेक्स्ट 7 lakh salary arrears related to tax year 2022. टैक्स 2022 का 7 लाख जो था वो कब रिसीव हो रहा है? 2022 की अमाउंट कब रिसीव हो रही है? 2000। अब पता है इसकी क्या ट्रीटमेंट की होगी? ये 7 लाख क्या करें? अब यहाँ पे 2 तरीके थे, यहाँ पे 2 तरीके थे। एक तो जिस साल मिले हैं 2023 में 7 लाख मिले उसको इनकम में ऐड कर दो, या तो फिर हम इसको ऑप्शन 2 में करके नोटिस देंगे कमिश्नर को कि हम ऑप्शन 2 के लिए जा रहे हैं। ऑप्शन 2 में क्या होगा कि जिस साल की इनकम बनती थी उसको उसी साल में ट्रीट करना चाहिए। लेकिन देखिए, आपको बता दो पेपर में आपने तब तक ऑप्शन 2 नहीं करना जब तक स्पेसिफिकली आपसे रिक्वायर्ड नहीं होगा। अगर आपसे वो रिक्वायर्ड करेगा तो वो रिक्वायरमेंट भी ऐड कर देगा। अगर रिक्वायर्ड व्हाट शुड बी योर आंसर इन अबव इफ 7 लाख इज बीइंग ट्रीटेड एज ऑप्शन 2, तो आपसे अलग से पूछेगा। जब तक स्पेसिफिकली ऑप्शन 2 का पूछेगा नहीं आपसे, अपने ऑप्शन 2 पे नहीं आना। चलिए ऑप्शन 2 अगर खत्म हो गया तो अब ये 7 लाख मिले किस साल? 23 में। तो किस साल टैक्स देना पड़ेगा? 2023 में ही देना पड़ेगा। अमाउंट का नाम क्या है? एरियर सैलरी।
कौन से टैक्स ईयर की? 2022 कितनी? 7 लाख। जी और क्या बेनिफिट आ रहा है? Withholding tax deducted by ML from Bashir ये तो एंड पे होगा, इसको भी पेंडिंग पे रखिए। दो बातें पेंडिंग पे होगी, एक गेन और कैपिटल गेन वाली बात और एक विथहोल्डिंग टैक्स। ये सैलरी के हवाले से और कोई बात हुई है? इसके बाद क्या लिखा है? एक मिनट। एक है कि बस बाहर जाके उसने कमाई है वो तो नहीं। हाँ जरा पढ़ें क्या कह रहा है। On 1st April 2023, he left for United Kingdom and joined Oliver Limited as an employee at a monthly salary of GBP 3200. He remained abroad till end of the tax year 2023. No withholding tax was deducted by OL from his salary. और एक जीबी क्या था? जीडीपी या जीबी क्या है? एक कितने का है? अब मेरी बात सुने, अगर एक बंदा रेजिडेंट पर्सन ड्यूरिंग टैक्स ईयर बाहर चला जाए और बाहर से सैलरी इनकम कमा रहा है और साल खत्म होने तक वो बाहर ही रहा, तो ऑर्डिनेंस क्या कहता है? वो जो उसने बाहर वाली सैलरी इनकम कमाई उस पर हम टैक्स, चाहे वो बाहर वाली गवर्नमेंट को टैक्स देता है या नहीं देता, हम उस पर टैक्स। तो ये यानी कि ये जो 2500 उसने कमाया इस पे टैक्स नहीं बनता। लेकिन बच्चों, क्या सैलरी इनकम कैलकुलेट करते वक्त मैं शो कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा? एफबीआर को शो कराना है कि नहीं कराना, कि टोटल इनकम में ऐड करूंगा कि नहीं करूंगा, कमाया कितना, फिर टोटल इनकम से मैं आऊंगा टैक्सेबल इनकम पे कि अच्छा अब टैक्स कितने पे देना है, ऐसा है कि नहीं? तो क्या इसको कैलकुलेट करना था कि नहीं करना था? करना था इसको।